तो भाइयों, अब तक आपने पढ़ा 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो मैंने स्टार्ट करा दिया था लास्ट लेक्चर में, और उसमें भी डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको प्रोजेक्शन बता दी, डायरेक्शन कोसाइंस बता दी और डायरेक्शंस रेशो बता दिए, जिसमें आपको कभी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और उसके बाद में देखो, आज मैं बता रहा हूँ डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। मतलब 2 पॉइंट अगर गिवन हो आपको, है ना, और वो लाइन 2 पॉइंट मतलब एक लाइन है, तो उस पॉइंट के क्या डायरेक्शन क्वेश्चंस आपको फाइंड करने हो, तो वो कैसे निकालोगे आप? क्लियर है? तो देखो, डायरेक्शन क्वेश्चंस होते क्या है? एल एम एन, है ना। डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं? एल एम एन। ये तो इनको क्या है कि रिप्रेजेंट करने के लिए नाम दिए हैं एल एम एन, लेकिन एल क्या होता है? कॉस अल्फा, एम क्या होता है? कॉस बीटा, और एन क्या होता है? एल एम एन, एन यानी कॉस गामा। देखो, लेट पी है आपका एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एंड क्यू है आपका क्यू x2 y2 z2, ये x1 y1 z1। क्लियर है? 2 पॉइंट आपको गिवन हो, लेट p एंड q 2 पॉइंट्स, द डायरेक्शन कोसाइंस विल बी क्या होंगे? देखो, तो देखो, डायरेक्शन कोसाइंस विल बी, टेंशन मत लेना दोस्तों, ये अभी कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसके बाद में क्वेश्चनों की बारी है, खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? देखो, डायरेक्शन क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन क्वेश्चन किसी लाइन के 2 पॉइंट के क्या हो जाएंगे? देखो, एल होगा x2 माइनस x1, ये कर लेना आप, और अपॉन पी क्यू का मोड आ जाएगा। क्लियर है? ये हो जाएगा एल। एम होगा y2 माइनस के y1 अपॉन पी क्यू का मोड, सिंपल है। और एन होगा z2 माइनस के z1 अपॉन पी क्यू का मोड। वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। और पढ़े हुए सब ने, लेकिन क्या बस मेमोराइज़ करने वाली बात है इस टाइम पे, तो आगे कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, ठीक है ना। ये आ गया फिर। अब देखते हैं ये क्या हो गया? डायरेक्शन क्वेश्चंस हो गए किसी 2 पॉइंट के या उन 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के। अब देखते हैं प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है ना, ऑन अनदर लाइन। तो देखते हैं क्या होंगे। 6 कंसेप्ट है प्रोजेक्शन। देखो, पहले क्या था? एक प्रोजेक्शन ऑफ लाइन था, तो मैंने बता दिया था वो किसके इक्वल होता है। तो ए भी है तो ए भी कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल है तो सी डी के इक्वल हो गया। अब क्या है कि 2 पॉइंट गिवन हो आपको, ठीक है ना, यानी एक लाइन गिवन हो पी क्यू, तो उसके प्रोजेक्शन ऑफ जो पी क्यू होगा किसी दूसरी लाइन पर, तो उसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? ये है बस, ठीक है ना। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन प्रोजेक्शन का होगा एनदर लाइन पर ही, किसी न किसी लाइन पर ही तो परीक्षा होगी, ऑन एनदर लाइन, ठीक है ना। ये हमको फाइंड करना है। तो देखो, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन एनदर लाइन, ये हमको फाइंड करना है। तो वो 2 पॉइंट क्या हो जाएंगे? x1 y1 z1, क्यू हो जाएगा x2 y2 z2। इन दोनों पॉइंट से मिलने वाली लाइन होगी पी क्यू, तो प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू, प्रोजेक्शन ऑफ क्यू पी क्यू ये हमको फाइंड करना है। किस पे? ऑन अ लाइन, ठीक है ना। और किस लाइन पे? ऑन अ लाइन, किसी लाइन पर प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू हमको फाइंड करना है। देखो, समझते चलना, किस प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू हमको फाइंड करना है ऑन अ लाइन, किसी लाइन पर, एन अदर लाइन पे, और उस लाइन के क्या है? हुज डायरेक्शन क्वेश्चंस, जिसके डायरेक्शन क्वेश्चन अगर आपको गिवन हो, डायरेक्शन कोसाइंस आपको गिवन हो क्या? एल एम एन एन एच, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? एल इंटू x2 माइनस के x1 प्लस एम y2 माइनस के y1 प्लस एन z2 माइनस के z1। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? 5th और 6th कंसेप्ट में। देखो, 5th क्या था? डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने होते किसी लाइन के, तो सिंपली 2 पॉइंट होंगे, उनसे बनने वाली जो लाइन होगी पी क्यू हो जाएगी, तो उनके क्या हो जाएंगे? एल एम एन, उनके कोऑर्डिनेट में से माइनस करके इजीली आ जाएंगे। लेकिन अगर उस लाइन का प्रोजेक्शन फाइंड करना हो, प्रोजेक्शन की इक्वेशन फाइंड करनी हो, तो एनोदर लाइन पे, तो उस एनोदर लाइन के अगर डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो? एल एम एन हो, और पी क्यू आपको गिवन हो, तो क्या हो जाएगी प्रोजेक्शन की इक्वेशन? एल इंटू x2 माइनस x1 एम इंटू y2 माइनस के y1,
और n इंटू जेड टू माइनस के जेड। तो कितने कंसेप्ट हो गए आपके? 6 कंसेप्ट हो गए टोटल, ठीक है ना यार। देखो समझ में तो आ रहा होगा, मेहनत करा रहा हूँ मैं। और आई थिंक बस ये है कि आप लोग कमेंट नहीं करते और क्वेश्चंस भी नहीं पूछते, तो वो अगर करते रहोगे तो थोड़ा पढ़ने में भी मज़ा आएगा। खैर डिपेंड आप पे करता है, ठीक है ना। देखो एंगल बिटवीन टू लाइंस, अब बात करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस इन 3D स्पेस। देखो दो लाइन के बीच में एक अगर एंगल फाइंड करना होता है तो क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस के m1 m2। ये किसके लिए होता है? 2D के लिए। अब बात करते हैं किसके लिए? 3D स्पेस में अगर दो लाइन गिवन हो जिसमें z एक्सिस अगर आपको हो, तो उस कंडीशन में तो क्या फाइंड करना होगा? थीटा फाइंड करना होगा। दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना होगा तो कैसे करेंगे? देखो तो टू लाइन्स आपको दी हुई होंगी और जिनके आपको क्या दिए हुए होंगे, हैविंग आपको दिए होंगे डायरेक्शन क्वेश्चंस, हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस। टू लाइन्स होंगी हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस और वो क्या हो जाएंगे, मैं आर करके लिख देता हूँ, L1 M1 N1 L2 M2 N2। ये आपको दिए हुए हैं डायरेक्शन क्वेश्चंस। अगर दो लाइन के डायरेक्शन क्वेश्चंस गिवन हो, नहीं भी दिए हो, एंगल दिया हो तो डायरेक्शन क्वेश्चन निकाल भी सकते हो। क्वेश्चन किसी भी वे में पूछा जा सकता है। तो उस कंडीशन में फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 इंटू N2। ये एक फॉर्मूला गिवन होता है किसके लिए? जब एंगल फाइंड करना हो तब। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ अ प्लेन। अब तक लाइन का पढ़ रहे थे, अब किसका पढ़ेंगे? प्रोजेक्शन। देखो यहाँ पर थीटा निकालना हो ना तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, अच्छा छोटी मोटी बात है। तो प्रोजेक्शन ऑफ अ प्लेन एरिया। अब किसका? अगर कोई एक प्लेन है, प्लेन एरिया है, ठीक है ना, प्लेन मतलब प्लेन एरिया दिया हुआ है, तो उसका 3D प्लेन में प्रोजेक्शन कैसे फाइंड किया जाएगा वो हमको फाइंड करना, मतलब फाइंड करना होगा। तो इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट में। तो 8th कंसेप्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन एरिया। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन एरिया किसमें? ऑन 3D प्लेन में। क्लियर है? ये हमको फाइंड करना है। मतलब क्या कर, अब तक लाइन की प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे थे, अब प्रोजेक्शन होता है प्लेन एरिया हमको फाइंड करना होना 3D प्लेन में। देखो ये जो कंसेप्ट है इसको यहाँ पे समझ लो, इसको जो आपको अच्छे से समझ में आएगा वो क्वेश्चंस के थ्रू आएगा। बाकी मैं कंसेप्ट यहाँ बता रहा हूँ, जिससे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ में आए, ठीक है ना। देखो देखो 3D में और वेक्टर वाले में ना कोई फ़र्क नहीं होता है मोस्टली, क्योंकि दोनों में डायरेक्शंस आती हैं। क्लियर है? जब मैं वेक्टर पढ़ाऊँगा तब भी ज़्यादा मतलब समझ में आ ही जाएगा आपको। तो देखो दैट लेट ए बार या ए वेक्टर, ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा? बी द वेक्टर एरिया, बी द वेक्टर एरिया। अब अगर आपको कोई गिवन हो ऑलरेडी कि भाई एक एरिया दिया हुआ है, ए बार दिया हुआ है विद द वेक्टर एरिया, जिसके डायरेक्शन क्वेश्चंस क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस। इसके डायरेक्शन क्वेश्चन आपको गिवन हो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ठीक है ना। तब प्रोजेक्शंस क्या हो जाएंगे? देखो डायरेक्शन क्वेश्चंस दी हुई है, मतलब एक्स में, वाई में, जेड एक्सिस में, तो क्या एक तरीके से वेक्टर ही है और एरिया आपको गिवन हो, तो उस कंडीशन में प्रोजेक्शंस क्या हो जाएंगे? देखो A1 हो जाएगा ए इंटू कॉस अल्फ़ा। ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मतलब एक यूनिट हो जाएगी जिसकी क्वांटिटी या फिर अमाउंट बोल सकते हैं आप इसको, जो एक कांस्टेंट होता है उससे मल्टीप्लाई करके कॉस अल्फ़ा। A2 हो जाएगा आपका क्या? ए कॉस बीटा, और A3 हो जाएगा यहाँ से ए कॉस गामा। ये क्या हो जाएंगे? प्रोजेक्शंस हो जाएंगे। और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ए स्क्वायर यहाँ से मिलेगा आपको A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और प्लस के A3 स्क्वायर। क्लियर है? कोई ए वेक्टर आपको गिवन हो जो कि क्या है? वेक्टर एरिया हो, तो इट्स डायरेक्शन जो कोसाइंस होंगे वो क्या हो जाएंगे? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा गिवन होंगे। तब प्रोजेक्शन आपको फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे?
A1 इक्वल टू ए कॉस अल्फ़ा और A2 इक्वल टू ए कॉस बीटा, A3 इक्वल टू ए कॉस गामा, जिसकी प्रॉपर्टी ये हो जाएगी, ठीक है ना। और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा, तो उसका एक फार्मूला हो जाएगा यूजिंग द प्रोजेक्शन फार्मूला। तो क्या होगा 1/4, तो क्वेश्चन के थ्रू बता दूंगा इसको, ज़्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं, बस मैं एक बार लिख के दिखा रहा हूँ। तो x1 y1, यहाँ पे मतलब x1 x2 x3, y1 y2 y3, ठीक है ना, और इधर 1 1 1। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है दोस्तों, है ना, इतना लेंदी पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा तो वैल्यू बहुत सिंपली आएंगी, जिसका कंसेप्ट मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा ज़रूर एक बार, ठीक है ना। तो इसके बाद एक तरह से ये वेक्टर का ही है, वेक्टर समेशन जिसे करते हैं ना वही है। इसके बाद x1 के बाद y1 का स्टार्ट हो जाएगा, y1 y2 y3, z1 z2 z3, और इधर 1 1 1 होल स्क्वायर दोस्तों, क्लियर। इसके बाद वाई जेड हो गया, इधर एक्स जेड, तो x1 x2 x3 z1 z2 z3 1 1 1। इस तरीके से एक मैट्रिक डिटर्मिनेंट का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा भाई। और ये इसका फॉर्मूला है, ये मैंने देखो फॉर्मूले के उसमें बेसिस में आपको समझाया है, ज़्यादा हेडेक मत लेना, जब क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं अभी कंसेप्ट करा रहा हूँ, जिससे आपको अभी प्रॉब्लम ना हो, मतलब थोड़ा आइडिया लग जाए। और वैसे आपने पहले पढ़ा हुआ होगा तो समझ में आ भी रहा होगा, तो आई थिंक यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें थोड़ा, जिससे आपको थोड़ा बोरिंग ना लगे और क्वेश्चन का आइडिया लग जाए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, और मैंने आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल तक बता दिया था, जो कि क्या है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, इतना लेंदी नहीं पूछा जाता है, बट मैंने इसलिए बता दिया कि कभी कभी आ जाए तो, जैसे मैं क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन है देखो क्या है कि द रेशियो इन विच द वाई जेड प्लेन डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग, ये दोनों लाइन को जोड़ने वाली जो लाइन है वो वाई जेड जो प्लेन होगा वो इनको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया भी था उस टाइम पे कि डिवाइडेशन का क्या रूल होता है, m/n, बताया था ना इस प्रीवियस लेक्चर में, कि फर्स्ट लेक्चर में, कि m/n में अगर डिवाइड करता हो कोई प्लेन, तो उसके बाद किया जाता है कि अगर फाइंड करने हो कोऑर्डिनेट तो किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं। तो मैंने बताया था x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो उसमें m/n में डिवाइड करता है, तो x क्या हो जाएंगे mx2 nx1 प्लस अपॉन m प्लस के n। सेकेंड बताया था y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा my2 प्लस के ny1 अपॉन m प्लस n, और z का क्या हो जाएगा mz2 प्लस के nz1 अपॉन m प्लस के n। इस तरीके से फाइंड किया जा सकते हैं। देखो दोस्तों, अभी आने वाले जो कंसेप्ट होंगे इस 3D में जो ज्योमेट्री चल रही है, तो उसमें अभी क्या बचा हुआ है, देखो अभी प्लेन बचे हुए हैं, प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी होगी कि प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, और प्लेन की बहुत सारी फॉर्म होती है ना, तो उस तरीके से, तो ये हो गया आपके प्लेन की इक्वेशन हो जाएंगी, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म होगी, कार्टेशियन में प्लेन में क्या इक्वेशन रहती है, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन जो होती है इसकी क्या इक्वेशन होगी, ठीक है ना, तो इन 3D में। तो अभी क्या है कि अच्छा खासा कंसेप्ट बचा हुआ है जो मेन है, तो इस क्वेश्चन के बाद में आने वाले लेक्चर में उन तीनों कॉन्सेप्ट जो रिमेनिंग है उनके बारे में हम समझेंगे, और कंप्लीट होने के बाद में फिर हम इस 3D ज्योमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, और रिमेनिंग जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहना दोस्तों, मोटिवेशन मिलता रहना चाहिए यार, वही मेरा पेट्रोल और डीजल है। देखो द रेशियो इन विच द वाई जेड प्लेन, देखो वाई जेड प्लेन है तो ऑब्वियसली बात है क्या जीरो हो जाएगा, वाई जेड प्लेन डिवाइड कर रहा है ना, तो देखो वाई जेड प्लेन में मैंने आपको बताया था शुरुआत में, एक्स वाई प्लेन जो होता है उसमें इसकी इक्वेशन क्या हो जाती है z=0। ऑब्वियसली बात है एक्स वाई प्लेन में क्या होगा z0, वाई जेड में क्या हो जाएगा x0, और जेड एक्स में क्या हो जाएगा y0, ठीक है ना। तो हमको कौन सी वाली कंडीशन गिवन है ये, तो इसमें क्या गिवन हो जाएगा x0 हो जाएगा। तो द रेशो पूछ रहा है, तो मैंने ले लिया कि भाई चलो रेशो किस में डिवाइड कर रहा है, वो मैंने मान के चला कि जो रेशो है किस में डिवाइड कर रहा है, लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। n में लेता तो n भी फंसता उसमें, सबसे बेटर होता है लैम्डा रेशो 1 ले लो। अब देखो लैम्डा रेशो 1 ले लिया, x0 हो जाएगा, तो x वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो x हो जाएगा, देखो लैम्डा इंटू x2 यानी कि 3 लैम्डा,
लैम्डा देखो ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 लैम्डा रेशो 1 में अगर ये m रेशो n होता तो देखो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस k। हेयर लैम्डा रेशो 1 है तो लैम्डा इंटू x2 3 लैम्डा प्लस 1 इंटू 2 अपॉन लैम्डा प्लस के 1। सेम टू सेम 2D जैसा है। जिन्होंने 2D नहीं किया हो तो यहाँ पर पहुँचना बेकार है, पहले 2D कर लो भाई, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ से ज़्यादा इजी तब होगा। तो ये हो जाएगा रेशो किस में डिवाइड करेगा, लैम्डा रेशो 1 में। एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिया, एक्स का हो जाएगा वाई जेड में 0 हो जाएगा, तो मैं इसको क्या कर दूँगा 0 के इक्वल पुट कर दूँगा। 3 लैम्डा प्लस के 2 अपॉन लैम्डा प्लस के 1 इक्वल टू 0। तो 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ से, सही है। तो लैम्डा इक्वल टू माइनस के 2,3 मिल गया। तो लैम्डा रेशो 1 क्या हो जाएगा यहाँ से, लैम्डा अपन 1 ले लो, मतलब 2:3 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं और माइंड का गेम रहता है। देखो एक चीज़ कन्फर्म है, ACF का जब पेपर होगा तो उस पेपर में लेंथी कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं आएगी। कंसेप्ट कितना भी लेवल का आ सकता है लेकिन कैलकुलेशन लेंथी नहीं आएगी। इसलिए मैटर क्या करता है, कंसेप्ट। सारे के सारे कंसेप्ट आने चाहिए, बिल्कुल डीपली आने चाहिए, जिससे क्वेश्चन कितना भी डिफ़िकल्ट हो, जिसकी कैलकुलेशन लेंथी नहीं होगी, जिसका आंसर 2 से 3 लाइन में होगा, लेकिन कंसेप्ट आता होगा तो सॉल्व हो जाएगा, अगर कंसेप्ट नहीं आता होगा तो सॉल्व नहीं होगा। आई होप दोस्तों कि आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। अबाउट में जाके मेरी ईमेल आईडी चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके मेरे वीडियो लेक्चर देख सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।